significant improvement in his behavior, in his communication. इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, इसका नुकसान क्या है? स्कूल में जाता है, लिखता है, राइटिंग करता है. जितना एज कम होगी उतना बिल्कुल ज्यादा फायदा स्टेम सेल. Nijinsky, the future of healing today. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैयद असद अली है और मैं निजिंस्की मेडिकल सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ. आज हमारे साथ डॉक्टर मदीहा अब्बास मौजूद हैं. हमने इनके बेटे अहमद की ट्रीटमेंट स्टेम सेल्स के ज़रिए की थी, तो इसी हवाले से आज हम इनसे ऑटिज़म के ऊपर, स्टेम सेल ट्रीटमेंट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे और ये भी गुफ्तगू करेंगे कि बीइंग अ मदर ऑफ एन ऑटिस्टिक किड, इनका क्या फीडबैक था स्टेम सेल ट्रीटमेंट से पहले और स्टेम सेल ट्रीटमेंट के बाद. इनको क्या यहाँ पर चैलेंजेस थे, कोई साइड इफ़ेक्ट स्टेम सेल थेरेपी के थे या नहीं थे, और इनका एज अ मदर एक क्या फीडबैक है फॉर ऑटिज़म ट्रीटमेंट. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मदीहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. डॉक्टर मदीहा, एक सवाल है जो बहुत सारे फैमिलीज जिनके घर में ऑटिस्टिक बच्चा होता है या कुछ स्पेशल बच्चा होता है जो बोल नहीं सकता, सोशली कनेक्ट नहीं करता, हाइपर एक्टिव होता है, वो शायद ये जानना चाहते हैं कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट से पहले और जिस वक्त वो स्टेम सेल्स किसी भी सेंटर से लगवा लेते हैं, इलाज करवा लेते हैं थ्रू स्टेम सेल्स, तो बच्चे में क्या फ़र्क आता है. इस पे बिकॉज यू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट हैंड, आप बताएं इसमें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जब वो 1 साल का था, 1.5 ईयर्स का, तो तब मुझे पता चला कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में वो फॉल करता है. बिल्कुल जो उसके रेड फ्लैग साइंस थे, लाइक हाइपर एक्टिविटी, बैठना नहीं टिक के, कटिंग नहीं करानी, नेल्स कट नहीं कराने, बिल्कुल आपकी कोई स्पीच नहीं थी उसकी, और बहुत ज़्यादा जंपिंग, ये सब जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. इसके लिए नो डाउट हम थेरेपीज़ और सेशंस बाकी के ले रहे थे, लेकिन आफ्टर द स्टेम सेल थेरेपी आई हैव नोटिस्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हिज बिहेवियर, इन हिज कम्युनिकेशन, और उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ही स्पीड से आना शुरू हुई. विद इन 1 मंथ उसने 1 2 3 वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दिए इवन, और उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज करना शुरू कर दी. और उसकी जो कटिंग कराने में प्रॉब्लम था, या हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉकिंग एंड जंपिंग, वो बहुत कंट्रोल हो गई. ऑन सीट बिहेवियर उसका बहुत अच्छा हो गया. तो ये तो वो साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं जो इम्प्रूव हुए जस्ट आफ्टर द फर्स्ट थेरेपी. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर द फर्स्ट सेशन बिल्कुल हमने इसके और भी सेशंस कराए, 4 सेशंस कराए, 1 मंथ 1.5 मंथ अपार्ट. और उनके बाद ये जो चेंजेस आई ना, दे परसिस्टेड, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो चली गई, गायब हो गई, या वो जो फीचर्स थे वो उनके, वो जो इम्प्रूवमेंट आई थी वो ख़त्म हो गई. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो बिल्कुल चेंजेस परसिस्ट की हैं. अब वो स्कूल में जाता है, लिखता है, राइटिंग करता है, बिल्कुल सेंटेंसेस में बात करता है, कम्युनिकेट करता है. और शुरू में तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो गई. सो एक सिग्निफिकेंट फ़र्क आपको बिल्कुल लगा? बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इसको हम अगर जल्दी इंटरवेन करेंगे बच्चे में, लेस उसकी एज छोटी है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है 8 ईयर्स तक, तो उस टाइम में इसके ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स हैं, ज़्यादा अच्छा इंटरवेंशन ऑफ स्टेम सेल इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड इट इज लिंक्ड टू द एज ऑफ द पेशेंट, कि जितना एज कम होगी उतना ज़्यादा फायदा स्टेम सेल्स का. और इसके साथ आप और सेशंस और थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपीज़, उसकी जो भी आप एजुकेशनल थेरेपीज़ हैं वो कंटिन्यू करें, सेंसरी थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वो साथ होगी, तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा. मेरा ख्याल ये भी है कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की. इधर हर पेशेंट को प्रोफेसर मेमू शौकत एक बात ज़रूर कहते हैं कि अगर आपने बिहेवियर, स्पीच, ऑक्यूपेशन थेरेपी ना कराई तो डोंट एक्सपेक्ट एनी वंडर्स विद स्टेम सेल्स. वो कहते हैं कि स्टेम सेल बच्चे को सिखा नहीं सकता, कैपेसिटी टू लर्न बढ़ा देता है. ये फिक्रा वो हर पेशेंट को बताते हैं. इट इज़ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट. आपने बिल्कुल इस पे एम्फसाइज करना ही करना है. बिल्कुल, ये बिल्कुल इसको वो नहीं करना कि अब ये हो गया तो हम वो चीज़ें नहीं करें. दोनों साइड बाय साइड चलती हैं. ये बताएं कितना वक्त लगता है, जैसे आपने कहा आपने 4 सेशंस कराए या 5 सेशंस कराए, तो एक रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट सेशन, जब मैं सेकंड सेशन के लिए आई तो ये उसकी सारी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल थी. इवन उसे ब्रेनुला पास करने के लिए जो नर्स आई, उसने भी मुझे नोटिस किया कि ये फर्स्ट सेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बैठ रहा था. और आफ्टर द फर्स्ट सेशन उसने ब्रेनुला बहुत अच्छे तरीके से लगवा लिया, पास करा लिया. ये मैंने तो ये, और शायद इसकी वजह ये कि उसकी एज बहुत छोटी थी. ही वॉज जस्ट 5 years old. 5 साल का था अहमद. अच्छा ये बताएं, जब एक
फैमिली ने एक फ़ैसला करना है, चलो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि हमने स्टेम सेल ट्रीटमेंट करानी है, तो एक बड़ा कॉमन सवाल है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, इसका नुकसान क्या है? बिल्कुल मैं तो एज ए डॉक्टर मैंने जल्दी डिसाइड कर लिया, क्योंकि आई हैव सीन मैनी प्रोसीजर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, उनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन एज ए लेमैन और एज ए मदर डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि आप अपने ऐसे बच्चे के लिए जो बिल्कुल पेन और वो चीज़ें बता भी नहीं सकता, आप उसको किसी पेनफुल प्रोसीजर से गुजारें और उसको उसकी तकलीफ़ बढ़ाएं जो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता ना। तो उसके लिए मेरे लिए ये डिसाइड करना एज ए मदर तो मुश्किल था, लेकिन क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने देखे हुए पेशेंट्स जिनकी हम CSF निकालते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं या उनको खून इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस वजह से मेरे लिए डिसाइड करना ज़रा थोड़ा ईजी था, लेकिन ज़ाहिर है पेन होती है। अदरवाइज क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, स्टेम सेल्स आपकी अपनी बॉडी से ही निकली हुए हैं, एक्सट्रैक्ट हुए हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आएगा तो अफेक्ट ही आएगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ये क्लियर होनी चाहिए ये बात पेरेंट्स को। बहुत सारी अब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं जो इस चीज़ को साबित करती हैं कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही हो सकता, नुकसान कोई नहीं हो सकता। साइड इफेक्ट नहीं आएगा तो अच्छा इफेक्ट ही आएगा, और वो थोड़ा प्रलॉन्ग हो सकता है कुछ पेशेंट्स में, कुछ बच्चों में थोड़ी देर में आए, लेकिन इंशाल्लाह आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को एडवाइस भी किया बाद में और उनको मैंने फॉलो अप भी किया है, बिल्कुल ऐसा है, इफेक्ट आता है। अच्छा ये बताएं कि हम थोड़ी अपनी बात करते हैं नजिंस्की की, कि जो फैमिलीज़ हैं अब ग़ालिबन ये फ़ैसला करना लोगों के लिए और मुश्किल हो गया है कि वो नजिंस्की मेडिकल सेंटर में क्यों अपने बच्चे का स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराएं, कहीं और क्यों ना जाएं। अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल और भी बड़े सारे सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं ऑटिज़म। अब गॉड नोज़ बेटर कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा लगा रहे हैं, PRP लगा रहे हैं या कुछ और। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग जो है ना वो बिल्कुल ही गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप रिव्यूज़ लें, मदर्स पेरेंट्स से रिव्यूज़ लें और फिर खुद सर्च करें और लैब को पर्सनली विजिट करें। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र आया है। जो मुझसे डॉक्टर महमूद शौकत ने और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी, जिस तरह से उन्होंने बात की, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर हुआ, और ऐसा नहीं है कि मुझे कह के कुछ और लगा के कुछ और दिया हो, ऐसा नहीं है। जो स्टेम सेल के जितने डोज डिफाइंड थी, जितने यूनिट्स बताए गए थे, उसी तरह बिल्कुल लगे, और बिल्कुल मुझे पता था, क्योंकि एज ए डॉक्टर मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही थी, चीज़ों का पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। अब बहरहाल सेंटर्स तो बहुत से हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगी पेरेंट्स को कि वो बिल्कुल रिव्यूज़ लें, अपनी तसल्ली करें, पर्सनली जाके उसको देखें और फिर डिसाइड करें। मुझे यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आई वाज लिटरली सेटिस्फाइड। अहमद को सेशन कराए गालिबन काफ़ी अब माशाल्लाह साल हो गए हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जितने साल अभी गुजर चुके हैं उसमें अहमद की इम्प्रूवमेंट में और एक प्रोग्रेसिव उसमें चेंजेस, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि पेरेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि स्टेम सेल करा लिया बट अब कुछ अरसे के बाद और देर के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होगा, क्या कहीं रिग्रेस तो नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अहमद उस वक्त 5 इयर्स का था और अब नाउ ही इज़ माशाल्लाह 13 इयर्स ओल्ड, तो बिल्कुल ऐसा ही है, सिम्टम्स इम्प्रूव किए, लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में मैंने बिल्कुल कोई रिग्रेशन नहीं देखी सिम्टम्स में, कि ये ऐसा हुआ हो कि उसने दोबारा से स्टेमिंग शुरू कर दी हो या कोई रेड फ्लैग फीचर्स दोबारा आ गए हों, ऐसा नहीं था। वो जो चेंजेस आई थी वो दैट परसिस्टेंट, और इवन अभी भी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट की तरफ है। मैं जो नोटिस करती हूँ वो दिन ब दिन और वीक बाय वीक वो कोई नई चीज़ सीखता है ज़रूर। जैसे उसकी राइटिंग पे हम फोकस कर रहे हैं तो वो राइटिंग बड़ी अच्छी करता है, और छोटा कोई माई सेल्फ का, माई बुक, इस तरह का कोई ऐसे लिख लेता है। अब रीडिंग भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी करता है, रीडिंग साइट वर्ड्स की उसकी बिल्कुल वोकैबुलरी है और उसको वो रीड करता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपने पीयर्स के साथ वो बिल्कुल कम्पीट कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है एट दैट हैज़ persistent। वो ये ऐसा नहीं है कि वो रिग्रेस कर गया, कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आई है मुझे। इंसान का ना दिल बहुत बड़ा हो जाता है इस तरह का फीडबैक सुन के फ्रॉम समवन जिसने एक्चुअली फर्स्ट हैंड ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो। डॉक्टर मदिया, थैंक यू सो मच, बड़ा शुक्रिया आपका। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज ऑन स्टेम सेल्स, इनफर्टिलिटी, हेल्थ, वेलनेस एंड बियॉन्ड। थैंक यू। Nijinsky, the future of healing today.